अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ड्रग्स के बारे में है। सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि हार्ट फेलियर की काजेज़ क्या हैं, हार्ट फेलियर की सिम्टम्स क्या हैं। इससे पहले ये जान लेना भी ज़रूरी है कि जो हमारा हार्ट है इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है। इसके बाद हमें पता चलेगा कि अगर ये नॉर्मल फिजियोलॉजी हार्ट की किसी तरीके से डिस्टर्ब होती है या ये नॉर्मल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता तो ये भी हार्ट फेलियर की तरफ सिग्नल देता है। सबसे पहले इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी हमारे हार्ट की ये है कि हमारा जो हार्ट है ये एक पंपिंग ऑर्गन है। इसका जो पर्पज़ है वो पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई है, जिसके अंदर ब्लड के अंदर जो डिज़ोल्व न्यूट्रेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है, ये तमाम न्यूट्रेंट्स जो हैं ये ब्लड के अंदर डिज़ोल्व होते हैं और इस ऑर्गन का काम है पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करना। जब पूरी बॉडी के तमाम सेल्स, तमाम टिश्यूज़ तक ब्लड की सप्लाई होगी तो डेफिनेटली तमाम न्यूट्रेंट्स तमाम सेल्स तक और तमाम टिश्यूज़ तक पहुंच सकेंगे। अगर किसी ना किसी वजह से ये जो ब्लड की पंपिंग है या इस ब्लड को जो दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचाने में अगर हार्ट को दुश्वारी हो रही है या किसी भी वजह से हार्ट दूसरे ऑर्गन्स को या पूरी बॉडी के तमाम मसल्स, तमाम टिश्यूज़, तमाम जो सेल्स हैं उसको ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं दे पाता तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कंजस्टिव या हार्ट फेलियर है, या कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, या हम सिंपल कह सकते हैं कि ये हार्ट फेलियर है। अब देखते हैं कि इसकी जो काजेज़ हैं हार्ट फेलियर की वो क्या हो सकती हैं कि जिसकी वजह से जो हमारा ऑर्गन हार्ट है वो पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई क्यों नहीं कर पाता या प्रॉपर क्यों नहीं कर पाता, ये भी हम कह सकते हैं। सबसे पहले बहुत सी काजेज़ हैं इसकी, लेकिन यहाँ पे जो मैं कॉमन 3-4 काजेज़ हैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मेन काज है एथरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, यानी प्लेक आ सकता है। खून की नालियों के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल या उनका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो है वो ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो सकती, जो हार्ट है वो फेलियर की तरफ जाता है। इसके अलावा हाइपरटेंसिव जो डिजीज़ हैं इसकी वजह से भी जो खून की सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हार्ट नहीं कर पाता। इसके बाद अगर दूसरी काजेज़ की बात करें तो इसमें मायोकार्डियल इन्फारेक्शन है, जिसमें हार्ट के मसल्स को ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो वीक हो सकते हैं या तो फिर हार्ट फेलियर की तरफ जाता है, या इसके साथ जो है वो जो मेजर सिम्टम्स काज हो सकती हैं वो मायोकार्डियल इन्फारेक्शन के अंदर हार्ट अटैक हो सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ दीगर डिजीज़ हैं, जिस तरह वल्वर डिजीज़ हैं, जो हार्ट के वाल्व्स हैं ख़ुसूसी तौर पे उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है तो इस वजह से भी जो हार्ट है वो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई तमाम बॉडी को नहीं पहुंचा सकता, जिसकी जो नतीजा है वो ये निकलता है कि हार्ट फेलियर की तरफ जाता है। अब हमने ये देखना है कि ऐसी कौन सी प्रोटोटाइप ड्रग्स हैं जो कि इस हार्ट फेलियर के अंदर इस्तेमाल होती हैं और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और वो हार्ट फेलियर को ठीक करने के लिए या जो है वो इस टारगेट को अचीव करने के लिए वो किन किन तरीकों को फॉलो करती हैं। यहाँ पे जो मैंने प्रोटोटाइप ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं उनको 1 बाय 1 हर लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज एक ड्रग के बारे में जानेंगे, लेकिन जो भी इस हार्ट फेलियर के अंदर जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं उनके नेम और कुछ उनके बारे में बताया जाएगा कि ये किस तरह से हार्ट फेलियर को जो है वो दुरुस्त समत में ले जाने के लिए काम करती हैं। सबसे पहले व्हाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रोटोटाइप ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट हार्ट फेलियर। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स जो ड्रग आती है वो है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर्स। आज इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम, कौन सी ड्रग है जो कि एंजियोटेंसिन सिस्टम को ब्लॉक करके अपने टारगेट को अचीव करती है और हार्ट को फेलियर से बचाती है। अब इसके अंदर जो ड्रग आती है वो आती है कैप्टोप्रिल। ये याद रहे कि ACE इनहिबिटर जितने भी हैं इनको स्टूडेंट्स ACE इनहिबिटर्स भी कहा जाता है। एंजियोटेंसिन सिस्टम पे काम करते हैं। एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल से जानेंगे कि एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या है
और ये ड्रग्स उनको किस तरह से ब्लॉक करती हैं, उनके रिसेप्टर्स को किस तरह से ब्लॉक करती हैं, या तो उनके इंजाइम्स को ब्लॉक करती हैं, जिसकी वजह से है वैसोकंट्रिक्शन जो काज होती थी वो नहीं होगी। इसके बारे में डिटेल जानेंगे। लेकिन इसके अंदर जो ड्रग है ACE इनहिबिटर्स वो है कैप्टोप्रिल। इस कैटेगरी की जितनी भी ड्रग्स हैं स्टूडेंट, उनके आगे, नाम के आगे प्रिल लगेगा। इसका मतलब होगा कि ये ACE इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर्स ड्रग्स हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद है लोजर्टन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर, ये भी इसी कैटेगरी के अंदर ड्रग्स आती हैं। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स है कैप्टोप्रिल, जबकि लोसर्टन के बारे में हम जानेंगे कि ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, जिसकी वजह से जो वैसो कंट्रिक्शन हो रही थी वो नहीं होगी। इसकी डिटेल हम उस लेक्चर में जानेंगे जब इस ड्रग की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर पे जो ड्रग्स हार्ट फेलियर में इस्तेमाल होती हैं वो बीटा ब्लॉकर हैं। बीटा एडनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि इसका काम जो है ये हार्ट पे प्रेजेंट है, कुछ ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट है। हार्ट की कंट्रिक्शन का काम या कंट्रैक्टालिटी का काम है, या तो ये जो है वो वैसो कंट्रिक्शन का काम करते हैं। अब जो ड्रग्स बीटा 1 या बीटा 2 या बीटा रिसेप्टर पे काम करेंगी, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगी, वो तमाम ड्रग्स बीटा ब्लॉकर ड्रग्स कहलाएंगी। इसकी एग्जांपल की बात करें तो प्रोप्रेनोलोल है। इस कैटेगरी के जितने भी बीटा ब्लॉकर ड्रग्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ACE इनहिबिटर जितने भी हैं उनके आगे प्रिल लगेगा। ऐसे ही जितने भी बीटा ब्लॉकर हैं उनके आगे ये वर्ड जो है LOL ये वर्ड लगेगा, तो आप समझ जाइए कि ये ड्रग जो है ये बीटा ब्लॉकर है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो अगली ड्रग है डायूरेटिक वाले चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि कुछ ड्रग्स ऐसी भी हैं जो कि डायूरेटिक प्रॉपर्टीज रखती हैं और वो बॉडी से आयंस को, या बॉडी से जो है वो कुछ जो आयंस हैं उनको एलिमिनेट करती है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, या जो हार्ट फेलियर की तरफ सिम्टम्स है या उसकी हार्ट की कंट्रैक्टालिटी है वो लो होती है, या वो जो है वो वैसो डायलेट करती है, या जो है वो कुछ आयंस को जो है वो बॉडी से एलिमिनेट करने में मुआवनत देती हैं। वो ऐसी ड्रग्स कहलाती हैं डायूरेटिक। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर फैक्ट्री के बाहर हमने बैरियर लगाया हुआ है कि यहाँ से कुछ मटेरियल्स को हमने अलाउड किया है कि फैक्ट्री का जो वेस्ट है उसको निकाला जाए, और बैरियर के अंदर ये देखा जाता है कि ये चीज़ें जो हैं ये फैक्ट्री से बाहर नहीं निकालनी, इसकी फैक्ट्री में दोबारा ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को रोक लिया जाता है, कुछ चीज़ों को जाने दिया जाता है, लेकिन ये डायूरेटिक जितनी ड्रग्स हैं ये उन बैरियर्स को हटा देती हैं कि जो भी बाहर मतलब वेस्ट है इसको बाहर निकाला जाए। यानी इस तरीके से ये अपने टारगेट को अचीव करती हैं। इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे डायूरेटिक वाले टॉपिक के अंदर। अब स्टूडेंट्स देखते हैं अगली जो ड्रग हैं जो कि हार्ट फेलियर के अंदर इस्तेमाल होती हैं। इस कैटेगरी की ड्रग्स जो हैं वो हैं आइनोट्रोपिक एजेंट्स, यानी कुछ ड्रग्स ऐसी भी हैं जिस तरह के डिजिटैलिस है, उसमें डिजॉक्सिन है, ठीक है, जो उसका कांस्टेंट है। डिजिटैलिस ड्रग्स ऐसी ड्रग है जो कि कुछ आयंस को अलाउड करती है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर, ताकि वो आयंस जो है वो इंट्रासेलुलर आने के बाद जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करें और जो हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करती हैं। इनकी डिटेल जो है ये भी हम जानेंगे। लेकिन आज इस लेक्चर के अंदर जो आज की ड्रग है हमारे पास वो है कैप्टोप्रिल ACE इनहिबिटर। इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि ACE इनहिबिटर ऐसी ड्रग्स हैं जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को इनहिबिट करती हैं। आप सबसे पहले जान लें कि एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या है, उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको जल्दी ही समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले जानिए कि हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब स्टूडेंट हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी ये है कि जब कभी भी हमारा किसी न किसी तरीके से ब्लड फॉल डाउन होता है, ब्लड प्रेशर फॉल डाउन होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो किडनी जो है वो रिनन एंजाइम्स को फौरी तौर पे प्रोड्यूस करता है, और वो रिनन एंजाइम जो है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है।
अब ये जानना भी ज़रूरी है कि एंजियोटेंसिनोजन क्या है, उसके बाद रेनिन के बारे में, और उसके बाद एंजियोटेंसिन 1 या 2 के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले है यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजन या एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या है। स्टूडेंट्स, एंजियोटेंसिनोजन ये हमारे लिवर की प्रोडक्शन है। इसको या तो आप जो है पेप्टाइड बॉन्ड है ये, इसको या तो आप प्रोटीन कह सकते हैं या आप इसको हार्मोन भी कह सकते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी बॉडी की ये है कि हमारा लिवर इस प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, एंजियोटेंसिनोजन को, नॉर्मल फिजियोलॉजी है। अब क्या होता है कि जब हम कभी हमारा ब्लड प्रेशर फॉल डाउन होता है तो हमारा किडनी जो है ये एक इंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है जिसको रेनिन इंजाइम्स कहते हैं। रेनिन इंजाइम्स क्या करता है कि वो एंजियोटेंसिनोजन से इसका एक पार्ट एंजियोटेंसिन 1 को अलग करता है, यानी वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। अब ये एक प्रोसेस हुआ जब हमारा ब्लड प्रेशर फॉल डाउन हुआ। दूसरे नंबर पे क्या है कि अब हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 आ गया है, तो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करने के लिए एंजियोटेंसिन 2 के अंदर हमारे पास एक एंजाइम्स काम करता है, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। यही हम पढ़ रहे हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो यही एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स जो है ये प्रोड्यूस होता है, ये हमारे लंग्स की कैपिलरीज के अंदर ये प्रोड्यूस होके क्या करता है कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, यानी एंजियोटेंसिन 1 का एक पार्ट अलग करता है जिसको हम एंजियोटेंसिन 2 का नाम देते हैं। अब जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स ने एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में बदला, तो ये जो हमारे पास सब्सटेंस होगा एंजियोटेंसिन 2 होगा। तो एंजियोटेंसिन 2 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर है, यानी ये जो एंजाइम्स है, ये एंजियोटेंसिन जो सब्सटेंस है ये हमारी बॉडी के अंदर हम जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है उनको ज़्यादा करता है, वैसोकंस्ट्रिक्टर है, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, खून की नालियों का हुजम कम हो जाता है। अब ये उस सूरत के अंदर है जब ये बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि जब हमारा कभी ब्लड फॉल डाउन होता है तो उसके बाद ये जो मैकेनिज्म है ये हमारी बॉडी के अंदर होता है और ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज होता है, यानी एंजियोटेंसिनोजन जो है उसको रेनिन एंजियोटेंसिन 1 के अंदर तब्दील करता है। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स की वजह से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, और एंजियोटेंसिन 2 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग जो है ये वैसोकंस्ट्रिक्टर है जिसकी वजह से ब्लड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। अब हमने देखना है कि कैप्टोप्रिल जो ACE इनहिबिटर है ये ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। अब देखते हैं कि इसका एक्शन जो है स्टूडेंट ये है कि हमें जो इफ़ेक्ट चाहिए या हमें जो इससे टारगेट अचीव करवाना है वो ये है कि जो वैसोकंट्रिक्शन है उसको डायलेट करना है। ठीक है, ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड जो है वो ब्लड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है तो हमने क्या करना है, इस ड्रग ने क्या करना है कि इसको ये जो ACE है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इसको इनहिबिट करना है। अब इसको इनहिबिट क्या करेगी से क्या होगा, अगर ये हमारी कैप्टोप्रिल ड्रग्स जो है ACE कन्वर्टिंग एंजाइम्स की बाइंडिंग साइट्स के साथ जाके अटैच होगी जब इसकी बाइंडिंग साइट से अटैच होगी तो ACE के साथ जो है वो एंजियोटेंसिन 1 अटैच नहीं होगी। जब ACE के साथ एंजियोटेंसिन 1 अटैच नहीं होगा तो इसका मतलब है कि एंजियोटेंसिन 1 ने एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होना, और हमारा टारगेट भी यही था कि किसी ना किसी तरीके से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स को एंजियोटेंसिन 1 के साथ बाइंड ना होने दिया जाए ताकि एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट ना हो। अगर ये कन्वर्ट होती है तो फिर वैसोकंट्रिक्शन काज हो रही थी और ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा था। अब जो है हमने क्या करना है कि ACE की जो एक्टिविटीज़ हैं वो एंजियोटेंसिन 1 को जो चेंज कर रही थी एंजियोटेंसिन 2 में, इसको ही हमने इनहिबिट कर दिया, इसको ही हमने ब्लॉक कर दिया, इसके रिसेप्टर को, इसकी बाइंडिंग साइट को हमने बाइंड कर दिया ताकि एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में ना कन्वर्ट हो। अगर एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा
तो ये वैसोकंट्रिक्शन काज नहीं होगी। जो खून की नालियाँ होंगी उनका जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से जो खून का बहाव है वो इजीली होगा और पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी और ब्लड जो हमारा हार्ट है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, एफिशिएंटली वो पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखते हैं हार्ट के ऊपर जो है ACE इनहिबिटर्स का एक्शन जो है वो क्या है। एक्शन ऑन हार्ट डिक्रीज वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड, ये मैंने एरो डाउन किया है, ब्लड प्रेशर को लो करती हैं। अब डिक्रीज वैस्कुलर रेजिस्टेंस ये कैसे डिक्रीज करती हैं कि पहले जो स्टूडेंट्स जो नॉर्मल फिजियोलॉजी थी उसमें एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो रहा था और साथ जो था वो वैसोकंट्रिक्शन कार्ज हो रही थी, यानी खून की जो ब्लड की नालियां हैं उनका वॉल्यूम कम था, जिसकी वजह से प्रेशर या दिल को जो है वो हमारे हार्ट को ज़्यादा कंट्रैक्टाइलिटी की ज़रूरत थी, ज़्यादा वो जो है वो कंट्रैक्टाइलिटी की वजह से जो है वो ब्लड को पुश कर रहा था। और अब यहाँ पे जब इसने अपना एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट ही ना होने दिया और उसका इफ़ेक्ट ही ना हुआ तो वैसो डायलेट होंगी, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी और साथ ही ब्लड प्रेशर फॉल डाउन होगा। अगर वैसोकंट्रिक्शन थी तो फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, अगर वैसोकंट्रिक्शन नहीं है तो इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर जो है वो लो है। उसके बाद इसके अगर एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करें, इसमें ड्राई कफ है, एब्डोमिनल पेन है, स्किन रैशेज़ हैं, खुशक खांसी है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, मैदा में पेन हो सकती है, स्किन रैशेज़ हैं, स्किन के ऊपर रैशेज़ आ सकते हैं, टेंशन है। हाइपोटेंशन एक हाइपरटेंशन टर्म है और दूसरी है हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ होना, जबकि हाइपोटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर का डिक्रीज़ होना। उसके बाद ACE इनहिबिटर आर फेटोटॉक्सिक। आप स्टूडेंट्स फेटोटॉक्सिक टर्म के बारे में जानें कि फेटोटॉक्सिक इफ़ेक्ट हैं इसके। प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर हम ACE इनहिबिटर्स को यूज़ नहीं करवा सकते क्योंकि इनका जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो फेटोटॉक्सिक का मतलब है कि किसी एम्ब्रियो के अंदर या फिटस के अंदर है वो डीजेनरेटिव इफ़ेक्ट काज करती हैं, जिसकी वजह से उस फिटस के अंदर ग्रोथ जो है वो अब नॉर्मल हो सकती है, उसकी ग्रोथ अब नॉर्मल हो सकती है या किसी पार्टिकुलर ऑर्गन की ग्रोथ अब नॉर्मल हो सकती है। इसलिए इसको प्रेग्नेंट जो वुमेन हैं उनके अंदर इनका यूजेस नहीं होता। उसके बाद फार्माकोनाइटिक्स की बात की जाए तो ये GIT के अंदर जो है इसकी रैपिड ऑब्जर्प्शन है और इसकी जो है अगर मैदा भरा हुआ हो, खाना खाया हुआ हो, उस वक़्त इसको यूज़ किया जाए तो इस ड्रग का जो काम करने का तरीका है, या आप कह सकते हैं कि इसकी अमाउंट जो है वो कुछ डिक्रीज़ हो जाती है, मेटाबोलाइट हो जाती है स्टोमिक के अंदर, इसलिए इसको जो है वो खाली मैदा या खाली स्टोमिक लेना चाहिए। उसके बाद कैप्टोप्रिल के अलावा जो है बाकी तमाम ड्रग्स जो हैं वो खाली पेट इस्तेमाल करनी चाहिए। कैप्टोप्रिल के बारे में ऐसा नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था इसके काम करने का तरीका। उम्मीद है आपको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर्स की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारी अगली ड्रग है लोसर्टन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक अस्सलाम वालेकुम।